तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद संदीप क्वालिटी विद संदीप में। तो जैसा दोस्तों लास्ट वीडियो में मैंने आपको कंट्रोल चार्ट पार्ट 1 पढ़ाया था और जिसमें मैंने आपको बेसिक स्टैटिस्टिक्स पढ़ाया था। उसके बाद आज मैं अपनी उस वीडियो को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ कंट्रोल चार्ट पार्ट 2 में। और हम शुरू करने जा रहे हैं कंट्रोल चार्ट का एक्चुअल में क्या कंट्रोल चार्ट है, क्या इसका इम्पोर्टेंस है, कैसे ये बनता है, कहाँ ये यूज़ होता है। क्योंकि इंडस्ट्री में कंट्रोल चार्ट को लेके बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं बच्चों को बीच में कि व्हाट इज कंट्रोल चार्ट और एसपीसी से इसका कंट्रोल चार्ट का लिंकेज क्या है, क्या रिलेशन आपस में इनके। तो आज मैं वो सारी इस वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर करूंगा और मैं चाहता हूं कि आप ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखें और एक डिटेल वीडियो को समझें ताकि आपको क्लैरिटी हो इस कॉन्सेप्ट की कि व्हाट इज कंट्रोल चार्ट। स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, अगर मैं बात करूं कंट्रोल चार्ट की तो सबसे पहले कंट्रोल चार्ट की हिस्ट्री जानना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जिसने हमें इतना ब्यूटीफुल टूल दिया उसके बारे में समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वॉल्टर शिवॉर्ट थे जिन्होंने इस कंट्रोल चार्ट को बनाया और इंट्रोड्यूस किया। वो एक बेल लैब्स में काम करते थे 1920s में, जहाँ पे उनको ऐसा लगा कि इनको इम्प्रूव करना चाहिए रिलायबिलिटी ऑफ द टेलीफोन ट्रांसमिशन सिस्टम बेल लैब में। क्या मतलब है इसका? मतलब ये है कि उस समय पे ना जो एम्पलीफायर्स थे और जो अदर इक्विपमेंट्स थे ना, वो अंडरग्राउंड बरिड थे। मतलब उसको जो पहले ज़मीन के अंदर जो वायर जाती थी वो सब था। तो उससे क्या होता था, बहुत सारे फेलियर्स आते थे और उनको फिर फेलियर आने के बाद उनको रिपेयर किया जाता था। बट जो शिवॉट थे उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि यार इतना वेरिएशन और इतना रिपेयर हम नहीं कर पाएंगे, तो हमें इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो उन्होंने जो वहाँ के पार्ट्स थे, जो उनकी वायर्स थी, उनकी क्वालिटी को जज किया और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वेरिएशन को स्टडी किया और बताया कि दो तरीके के वेरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी प्रोसेस में, जिन वेरिएशंस को हम आगे पढ़ेंगे। तो व्हाट इज इम्पोर्टेंट, एक तो वॉल्टर शिवॉट ने इसको इंट्रोड्यूस किया। और क्यों क्यों इंट्रोड्यूस किया? क्योंकि अर्ली टाइम में जो फेलियर्स हो रहे थे उसको ओवरकम करने पे उन्होंने स्टडी किया वेरिएशंस को, जिसके कारण उन्होंने वेरिएशंस पे कमांड लिया और सही समय पे सही एक्शन लेना कैसे पकड़ना है उसको उन्होंने आइडेंटिफाई किया। सो व्हाट इज कंट्रोल चार्ट? जस्ट होल्ड ऑन, मुझे ऐसा लगता है कि ये ओके। So what is control chart? The control chart is a graph used to study how a process change over a time. इसको देखिए टाइम सीरीज चार्ट भी कहते हैं क्योंकि ये ओवर द टाइम आपका प्रोसेस कैसा बिहेव कर रहा है ये बताता है। ये ओवर द टाइम आपका प्रोसेस बिहेवियर के साथ साथ ये भी बताता है कि उसका अप एंड डाउन क्या है। अ कंट्रोल चार्ट ऑलवेज हैज अ सेंट्रल लाइन for the average and an upper line for the upper control limit and a lower line for the lower control limit. So we can call it a time series plot with control limits. देखिए जैसे कि अगर हम बहुत सारे फॉर एग्जांपल मैं कोई डेटा प्लॉट करूं और मैं 100 डेटा ले लूं और उसको एस्टिमेट करके उसका एक एवरेज निकाल दूं, तो एक फॉर्मूला होता है एक्स प्लस माइनस 3 सिग्मा। उससे 3 सिग्मा जो है उसकी अपर कंट्रोल लिमिट है और -3 सिग्मा उसकी लोअर कंट्रोल लिमिट है। तो आपके प्रोसेस की अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट निकल जाएगी। और अगर उसके बीच में आपके डेटा जो आप मेजर कर रहे हो वो बीच में लाई करते हैं तो वो कॉमन है, चाहे उसका रैंडम पैटर्न बन रहा हो। बट अगर वो बियॉन्ड दिस लिमिट है दैट मीन्स देयर इज समथिंग स्पेशल इन दिस एंड दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। उसको हमें फिक्स करना पड़ेगा। इसीलिए इसको द कंट्रोल लिमिट्स आर +- 3 स्टैंडर्ड डेविएशन। जैसा कि मैं लास्ट बेसिक स्टैटिस्टिक्स की वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि व्हाट इज एक्चुअली द पॉपुलेशन, व्हाट इज एक्चुअली द सैंपल साइज एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है। अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो नहीं देखी तो प्लीज जाके मेरा फर्स्ट पार्ट देखिए, सो यू विल गेट द मोर क्लैरिटी। सो
इस जर्नी को स्टार्ट करने के लिए कि क्या है कंट्रोल चार्ट एंड ऑल, सबसे पहले यू शुड नो व्हाट एक्चुअली द प्रोसेस इज। क्योंकि हमने बोल तो दिया कि कंट्रोल चार्ट जो है वो आपके प्रोसेस के बिहेवियर को चेक करता है, ओवर द टाइम चेक करता है, आपके आप उसमें कोई भी अगर कॉज में अप एंड डाउन है उसकी जो प्रॉब्लम्स है उसको दर्शाता है। अगर वो कंट्रोल लिमिट के बाहर है तो प्रॉब्लमेटिक है। बट इन चीज़ों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेप बाय स्टेप। तो मैंने एक डिटेल वीडियो के रेस्पेक्ट में इसको स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश की है, तो प्लीज इसको समझिए। जैसे अब प्रोसेस, व्हाट इज अ प्रोसेस, देखो अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज अ प्रोसेस, तो इट इज वेरी जनरल, अ सेट ऑफ इंटररेटेड एक्टिविटीज विच कन्वर्ट इनपुट टू आउटपुट थ्रू अ फीडबैक सिस्टम, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोसेस। बट what how this process helps in the control chart, कोई भी प्रोसेस है, उस प्रोसेस में से आपको क्या मिलता है? उस प्रोसेस से आपको प्रोडक्ट एंड सर्विसेज मिलती है। वो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज कहाँ जाती हैं? कस्टमर पे जाती हैं। वो कस्टमर जो है वो प्रोडक्ट सर्विस को किस बेसिस पे लेता है? जो उसने कस्टमर्स की नीड्स है और उसकी एक्सपेक्टेशन है उसके बेसिस पे लेता है। बट ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में आपने किया क्या है? आपने प्रोसेस के डेटा को डराइव किया है। और ये जो डेटा है, जब मैं इसको डिराइव करूंगा तो मेरे को उसमें कुछ वेरिएशन मिलेगा, जिन्हें मैंने यहाँ पे स्पेशली सोर्स ऑफ वेरिएशन किया है। देखिए इन टोटलिटी मैं आपको बताऊं कि जो कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम भी हम पढ़ते हैं, मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड, मेजरमेंट एंड मदर नेचर, अगर हम उन सब पे काम करते हैं तो हमें पता चलता है कि किस कॉज का इफेक्ट से कैसा रिलेशन है। क्योंकि अल्टीमेटली वेरिएशन इन 6 M में ही होता है। पहले ये 4 थे, बाद में 2 ऐड हो गए, देन इट इज कॉल्ड, यहाँ पे एनवायरमेंट दैट इज मदर नेचर, और मेजरमेंट भी होता है। तो दीज आर द सोर्स ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन एक ऐसा स्टडी है जिसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोसेस के रेस्पेक्ट में। तो अगर मैं बोलूँ कि कंट्रोल चार्ट को क्यों इंट्रोड्यूस किया, अ कंट्रोल चार्ट इज डिफाइंड एज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दैट डिपिक्ट्स वेदर द ऑर्गेनाइजेशन, प्रोडक्ट और प्रोसेस मीट द रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशन। क्या जो कस्टमर की स्पेसिफिकेशन है उसको जो मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ वो प्रोडक्ट मीट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, वो आपको देखना पड़ेगा। वो आपको देखना पड़ेगा कि क्या वो जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स है, क्या वो आप फुलफिल कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे। तो वो फुलफिल करेंगे कैसे? जब आपका प्रोसेस रोबस्ट होगा। रोबस्ट कैसे होगा? जब आप अपने कस्टमर को प्रोडक्ट और सर्विस जो दे रहे हो वो अच्छी देंगे। बट कैसे देंगे? जब उसके अंदर लेस वेरिएशन होगा। तो इसी वेरिएशन की पूरी स्टडी को पढ़ना प्रोसेस के दौरान, और उसको कंट्रोल चार्ट के ऊपर प्लॉट करना, और ओवर द टाइम स्टेबली उसकी स्टेबिलिटी को मॉनिटर करना, ही कंट्रोल चार्ट है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हम डेटा को हमें प्लॉट करना है। और मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि डेटा कितने तरीके के हैं, बट मेरे को लगा कि एक एक दो स्लाइड मुझे इसमें फिर से डालनी चाहिए। डेटा इज मेजोरिटी, देखो 2 तरीके के डेटा होते हैं मेजोरिटी तो, एक क्वालिटेटिव डेटा, एक क्वांटिटेटिव डेटा। मैं आज यहाँ पे सिर्फ क्वांटिटेटिव डेटा की बात करूंगा, क्योंकि इन स्टैटिस्टिकल अप्रोच द क्वांटिटेटिव डेटा इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। क्योंकि मैं अपनी चेक शीट की वीडियो में और बेसिक स्टैटिस्टिक्स की वीडियो में क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों बहुत डिटेल में बता चुका हूँ। बट देर आर 2 टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा, वन इज वेरिएबल डेटा जिसको हम कॉन्टिन्यूस डेटा भी कहते हैं, एंड अनदर वन इज डिस्क्रीट डेटा जिसको हम एट्रीब्यूट डेटा भी कहते हैं। देखिए वेरिएबल डेटा क्या है? अ डाटा विच यूजेज अ मेजरमेंट स्केल as well as inches और time, it contains more information than the discrete data, यानी कि जिसको आप नाप सकते हैं, जिसको आप डेसिमल में ले सकते हैं। जैसे 3.5, देखिए 0.5 इट इज डेसिमल, 9.5 9.5 kg, 88.8 टेम्परेचर ऑफ वाटर। सो when we have a data in terms of a absolute and a decimal value, then this is a continuous data or a variable data जो वेरी कर सके। एज सिंपल द डिस्क्रीट डेटा, दैट इज द एट्रीब्यूट डेटा। एट्रीब्यूट मतलब कि ओके, नॉट ओके, पास फेल। जैसे मैं बोलूँ नंबर ऑफ डेंट्स, अब नंबर ऑफ डेंट्स आधा तो हो नहीं सकता कि 5.5 डेंट है, 6.5 डेंट है। नंबर ऑफ गुड्स वॉशर इन अ लॉट, तो इट शुड बी अ एब्सोल्यूट वैल्यू। नंबर ऑफ डिफेक्ट्स इन अ कार, इट शुड बी एन एब्सोल्यूट डिफेक्ट्स। तो वेदर इट इज अ पास फेल और ओके नॉट ओके, बट उसका जो
जो उसका डेटा होगा दैट शुड बी एट्रीब्यूट। अब देखिए प्रोसेस तो डिफाइन हो गया, प्रोसेस से आपने प्रोडक्ट और सर्विस बना ली, प्रोडक्ट और सर्विस आपको देनी है, बट आपका कस्टमर आपको जब भी कोई चीज अपनी रिक्वायरमेंट्स देता है तो वो आपको डिजाइन देता है या आपका खुद का डिजाइन होता है। बट उस डिजाइन में जब आप वॉइस ऑफ कस्टमर से वो कुछ चीजें बताता है कि ये मेरा फिट टू फंक्शन है या ये मेरी सेफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो actually what actually we are looking in the process, we are looking the critical to quality। फॉर एग्जाम्पल एक मार्कर है, मैं बहुत एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेता हूँ। अगर वो मार्कर का सिटी क्यों क्या है कि वो चले ही ना, सिटी क्यों क्या है कि उसका कैप जो है वो लगना चाहिए। तो वॉट एवर द दो तरीके के देखिए इंपॉर्टेंट है, एक सिटी क्यू जो परफॉर्मेंस के रिस्पेक्ट में हो, एक जो सेफ्टी के रिस्पेक्ट में हो, यानी कि एक जो फंक्शनल के रिस्पेक्ट में हो और एक जो क्रिटिकल हो जो सेफ्टी के रिस्पेक्ट में हो। तो अगर कोई फिट फंक्शन है तो दैट इज योर सिटी क्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रोसेस रिलेशन। तो क्रिटिकल टू क्वालिटी किससे रिलेट करता है, वॉइस ऑफ कस्टमर से। तो हम ये क्या है, ये स्पेसिफिक होने चाहिए, ये एक्शनेबल होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए, किसके लिए, परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट के लिए। बट सीटीक्यू को मैंने बहुत एक छोटी सी एग्जांपल में लिया है कि सीटीक्यू है क्या। सीटीक्यू आर द की मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोडक्ट रिलेटेड टू फिटमेंट एंड फंक्शन। सीटीक्यू नीड अ स्पेशल अटेंशन ऑफ मैन्युफैक्चरर फॉर डिलीवर द क्वालिटी प्रोडक्ट टू कस्टमर। प्रोडक्ट की जो भी डायमेंशन ड्राइंग के अनुसार फिटमेंट और फंक्शन से रिलेटेड होती है उनको सीटीक्यू बोला जाता है, जिन्हें मैन्युफैक्चरिंग में स्पेशली कंट्रोल किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए इसका ओडी है, अगर इसका ओडी सीटीक्यू है और वही मैं उसको मेंटेन नहीं कर रहा और उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, तो जहां भी मैं इस बॉल बेरिंग को सेट करूंगा वहां पे ये सेट नहीं होगा, यानी कि फिटमेंट नहीं होगा। फिटमेंट नहीं होगा तो फंक्शन नहीं मिलेगा, फंक्शन नहीं मिलेगा तो परफॉर्मेंस जो उसको चाहिए हम परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे। हम परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे तो जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन है और नीड है हम उसको फुलफिल नहीं कर पाएंगे। तो इट इज एज सिंपल एज दैट कि जब आपको वॉइस ऑफ कस्टमर कि मेरे को ये पेन बनाना है, तो पेन बनाने के लिए उसने बोल दिया पेन बनाना है, पेन चलना चाहिए, तो मेरे लिए सिटी क्यों है कि उसका चलना। अगर उसमें कोई कैप है और उसमें वो उस पेन की जो वो इंक है वो सूख जाती है, तो मेरे लिए सिटी क्यों क्या है कि वो कैप, उसमें कैप लगना चाहिए और वो भी क्लोज्ड कैप होना चाहिए। तो दीज आर द सिटी क्यूज। अब बहुत मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको कंट्रोल चार्ट पढ़ना है तो यू शुड वेरी वेल नोन एक्सप्लेनेशन ऑफ वेरिएशन एंड फ्रॉम वेयर दिस वेरिएशन अकर, व्हाट इज द सोर्स ऑफ वेरिएशन। बट वेरिएशन को पढ़ना क्यों है, देखो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि दो जुड़वा बच्चे भी जुड़वा नहीं हो सकते। जैसे ये कॉन्सेप्ट, जैसे अगर हम बोले कि कंट्रोल चार्ट वॉल्टर इज शेवार्ट का कॉन्सेप्ट था, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो वॉल्टर थे उन्होंने हाथ मिलाया डेमिंग के साथ, डॉक्टर डेमिंग थे उनके साथ हाथ मिलाया और उन्होंने इस स्टडी को आगे फर्दर लेके गए और वहां से उनको पता चला कि देर आर नंबर ऑफ थिंग्स जो वेरिएशन के रेस्पेक्ट में है, और उन्होंने वेरिएशन के ऊपर बहुत स्टडी की और ये समझा कि अगर हम वेरिएशन को कंट्रोल कर ले तो हम हर उस कस्टमर की नीड्स को पूरा कर सकते हैं जो वो चाहता है। तो अगर मैं बोलूँ वेरिएशन, नो टू आइटम्स आर अलाइक, देयर मस्ट बी अ वेरिएशन। वेरिएशन अकर्स इन ऑल थिंग्स, आइदर प्रेडिक्टेबल पैटर्न और नो पैटर्न एट ऑल। अगर आप यहाँ देखिए ये सारे खरगोश है, बट सारे खरगोश जो हैं अगर आप देखेंगे तो सारे अलग अलग हैं, बट ये है तो रैबिट। तो अगर मैं कहूँ रैबिट तो वेदर इट इज अ ब्राउन रैबिट, ब्लैक रैबिट और बड़ा रैबिट, छोटा रैबिट, बट दे ऑल आर हैविंग सम वेरिएशंस। सेम यहाँ पे देखिए ये सारे जो हैं, ये देखिए ये सारे लोग आदमी हैं, बट कोई मोटा है, कोई उससे कम मोटा है, कोई पतला है, कोई लीन है। तो ये सब क्या है, ये सब वेरिएशन है। वेरिएशन मेजरली अनसर्टिनिटी है। और वेरिएशन को दो तरीकों में बांटा गया, एक बांटा गया कि ये कॉमन कॉज हुआ, एक है स्पेशल कॉज। देखिए मैं जानता हूं कि बहुत इंडस्ट्री में बहुत क्लैरिटी है इन चीज़ों को कि कॉमन कॉज जो इनहेरेंट वेरिएशन होते हैं उनको कॉमन कॉज कहते हैं, जैसे वाइब्रेशन। स्पेशल कॉज वो वेरिएशन होते हैं जो कभी कभार हमारे प्रोसेस की बियॉन्ड लिमिट्स के बाहर होते हैं, उनको
स्पेशल कॉज कहते हैं। बट हम यहाँ पे डिटेल पढ़ना चाहते हैं कि व्हाट इज कॉमन कॉज एंड व्हाट इज स्पेशल कॉज। तो कॉमन कॉज इज स्टेबल, बिकॉज कॉमन कॉज को आप एलिमिनेट नहीं कर सकते। अगर मैं बिल्कुल एक एक्सेप्शनल केस लूं, तो आप उसको अगर एलिमिनेट करना चाहते हो तो इट अकर्स अ वेरी ह्यूज कॉस्ट। वो उस पर भी काम कर सकते हैं बट वेरी ह्यूज कॉस्ट। तो अ कॉमन कॉज इज अ स्टेबल कॉज, इट इज अ स्टेबल प्रोसेस। अ प्रोसेस दैट इज ऑपरेटिंग विद ओनली अ चांस कॉज ऑफ वेरिएशन इज सेड टू बी इन स्टैटिस्टिकल कंट्रोल। जैसे इसको असाइनेबल कॉज भी कहते हैं, इसको रैंडम कहते हैं, चांस भी कहते हैं इसको, और नॉर्मल कॉज भी कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, देखिए, टिपिकल ट्रैफिक इज अ कॉमन कॉज। आप कहीं भी चले जाइए, आपको रेड लाइट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। आप बट वो प्रिडिक्टेबल होता है। जैसे आप ऑफिस से सुबह अपने घर घर से ऑफिस आते हैं, तो यू शुड नो कि यार मैं इस रास्ते पे जाऊंगा तो मुझे इस मोड़ पे ये रेड लाइट मिलेगी। तो आप अपना टाइम उस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। बट एट द सेम ऑन अदर हैंड, स्पेशल कॉज क्या होते हैं, दैट इज अनस्टेबल इन नेचर। यानी कि अ प्रोसेस दैट इज ऑपरेटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ असाइनेबल कॉजेज इज सेट टू बी आउट ऑफ कंट्रोल प्रोसेस, जो हमारे हाथ में नहीं है। दैट इज असाइनेबल, दैट इज नॉन रैंडम, दैट इज नॉन नॉर्मल, दैट इज अनचांस। जैसे कि हम चलते चलते और भगवान न करे किसी का एक्सीडेंट हो गया, सो दैट इज अ, क्योंकि रोज रोज एक्सीडेंट होते, बिकॉज ऑफ समथिंग वेंट हैपन रॉन्ग, तो उसकी वजह से एक्सीडेंट हो गया। इसीलिए इसको स्पोरेडिक अनप्रिडिक्टेबल भी कहते हैं। एंड बट एक चीज है, इट इज इजियर टू करेक्ट। आप इसको करेक्ट कर सकते हो अगर आप प्रोसेस को सही से जज करोगे, तो आप इसको करेक्ट कर सकते हो। बट एट द सो मोमेंट ऑफ टाइम कॉमन कॉज को जज करना और समझना बहुत टिपिकल है, बिकॉज इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, हो सकता है बहुत एक्यूरेट आपको इंस्ट्रूमेंट लगाने पड़े। तो इन दोनों को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कॉमन कॉज है जो स्टेबल होता है, दो इनहेरेंट होता है नेचर में। द बेस्ट एग्जाम्पल इज वाइब्रेशन, नो वन कैन एलिमेंट वाइब्रेशन। स्पेशल कॉज इज अनस्टेबल, दैट इज अनयूजुअल समथिंग अनयूजुअल। मैं घर से आ रहा था, बारिश हो गई, इसीलिए लेट पहुंचा, दैट इज स्पेशल कॉज, अनयूजुअल। बट मैं घर से आ रहा था, रेड लाइट मिल गई, दैट इज अस्टेबल, दैट इज अ नॉर्मल कॉमन। समझते हैं कि कॉमन कॉज, देखिए, इसकी लोअर कंट्रोल है, अपर कंट्रोल है। अभी मैं इसको समझाऊंगा कि व्हाट इज लोअर कंट्रोल लिमिट, व्हाट इज अपर कंट्रोल लिमिट। बट इफ इट इज इन लोअर कंट्रोल लिमिट, ग्रीन वाले को देखिए, इफ इट इज इन लोअर कंट्रोल लिमिट देन एवरीथिंग इज फाइन एंड इट इज अ कॉमन कॉज वेरिएशन। बट ये जो डॉटेड रेड है, अगर ये आपकी लिमिट से बाहर जा रहा है, देखो लिमिट से कोई बाहर जाएगी तो बात दूर तक जाएगी और उस पर एक्शन लिया जाएगा। ये ऐसे याद रख लो कि लिमिट से बाहर कोई भी चीज जाएगी तो उस पर एक्शन होगा, वेदर इट इज अ डिसिप्लिन और वेदर इट इज अ डेटा और वेदर इट इज डेटा इन प्रोसेस। एक शिवॉट थ्योरी है। जैसे मैं आपको बताऊं कि आप एक एक काम करो, आप एक जो आप बेस्ट जो आप राइट हो, तो आप अपना एक एक लाइन लिखो इंग्लिश में राइट से। बट सेम मोमेंट ऑफ टाइम आप वही लाइन को अपने लेफ्ट से लिखो, डेफिनेटली यू विल गेट द डिफरेंस। क्यों? क्योंकि इससे ये दिस इज कॉमन कॉज। ऑल्दो आप दोबारा लिखोगे तो इसमें भी ऊपर नीचे कुछ होगा, बट आप जब लेफ्ट हैंड से लिखोगे तो उसमें ड्रास्टिक चेंजेस मिलेंगे आपको। ऐसे ही फॉर एग्जांपल मैं एक, पहला है कॉमन कॉज, ये उसने अपना साइन किया। दूसरा है, ये उसने अपना साइन किया लेफ्ट हैंड साइड। तो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि देर मस्ट बी अ वेरिएबिलिटी। तो यहां से शिवॉट ने निकाला कि देर मस्ट बी अ वेरिएबिलिटी। मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं यहाँ पे कॉमन कॉज के, जैसे और स्पेशल कॉज के, कि जो हमारा कॉमन कॉज है, नॉर्मल वियर एंड टीयर, नो वन कैन स्टॉप बिकॉज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वियर एंड टीयर होना ही है। जैसे आदमी बूढ़ा होता है वैसे मशीन भी बूढ़ी होती है। वेरिएबिलिटी इन सेटिंग्स, मैं सेटिंग कैसे कर रहा हूँ, कोई और सेटिंग कैसे कर रहा है। एम्बियंट टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, क्लाइमेट पे आपका कोई बस नहीं चलता, दीज आर कॉमन। ऐसे ही बहुत सारे, जैसे पुअर मेंटेनेंस ऑफ मशीन, पुअर वर्किंग कंडीशन, लाइटिंग, नॉइज, डस्ट, टेम्परेचर, दीज ऑल आर कॉमन इन नेचर। बट पुअर एडजस्टमेंट ऑफ इक्विपमेंट, ये तो मेरे हाथ में है। अगर मैं गलत कर दूं, मेरे को करना है 5 पे सेट और मैं उसको 10 पे सेट कर दूं, तो इट इज टोटली माई फॉल्ट, इट इज अ मैन फॉल्ट। ऑपरेटर फॉल अस्लीप, वो गिर गया, मशीन माल फंक्शन कर रही है, ऑपरेटर एब्सेंट हो गया, एंड नंबर ऑफ थिंग्स। सो वी हैव टोटल प्रोसेस वेरिएशन इज इक्वल टू कॉमन कॉज वेरिएशन और स्पेशल कॉज वेरिएशन।
अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके प्रोसेस में क्या सिर्फ कॉमन कॉज वेरिएशन होते हैं, तो आप कहोगे हो सकते हैं। बट अगर मैं आपसे बोलूं कि कहीं पे अगर स्पेशल कॉज वेरिएशन है, तो क्या वो सिर्फ स्पेशल कॉज होंगे? इट नेवर। जहां पे स्पेशल कॉज वेरिएशन होगा वहां पे 100% कॉमन कॉज वेरिएशन होगा ही होगा। बिकॉज अगेन आई एम टेलिंग यू दैट दिस इज इनहेरेंट इन नेचर। एक एग्जाम्पल से समझते हैं कॉमन कॉज और स्पेशल कॉज के रिस्पेक्ट में। फॉर एग्जाम्पल, मैं जनरली अपने घर से ऑफिस जाता हूँ, और ऑन एन एवरेज मुझे 40, 42, 38, 41, 39 मिनट्स लगते हैं, तो मैं अपने ऑफिस पहुंचता हूँ। बट एक दिन मैं अपने ऑफिस 25 मिनट पहुंच गया, तो मेरा बॉस मुझसे क्या पूछेगा कि यार आज तुम जल्दी कैसे आ गए? दैट मीन्स कि समथिंग इज देयर, वेदर इट इज अ, देखो, हमेशा स्पेशल कॉज जो है नेगेटिव नहीं होता। हो सकता है इस दिन कोरोना था और भारत बंद था, मैं ही सिर्फ ऑफिस जा रहा था, तो जहां मुझे ऑन एन एवरेज 40 मिनट लगने थे, वहां मुझे 25 मिनट लगे। तो दिस इज अ स्पेशल कॉज, बट दिस इज नॉट बैड, बिकॉज रोड मुझे खाली मिल गई। तो यूजुअली जो ट्रैफिक मिलना था वो मुझे नहीं मिलता, इसलिए मैं जल्दी पहुंच गया। चलो, लेकिन आज मेरे को मेरा ऑन एन एवरेज ये था, बट आज मैं पहुंचा 55 मिनट पे। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि आज बारिश हो गई, तो दिस इज ऑल्सो स्पेशल कॉज, बट दिस इज नेगेटिव इन नेचर, क्योंकि मैं लेट पहुंचा हूँ। एक दिन मैं उससे भी ज्यादा लेट पहुंचा, हो सकता है मेरी कोई दोस्त मिल गई हो, मैं उससे मिलने चला गया, तो मैंने कहा काम बाद में कर लेंगे, पहले हाफ डे में ले चले जाएंगे, बट 1 घंटा 40 मिनट में पहुंचा मैं। तो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि कॉमन कॉज वेरिएशन भी होते हैं, स्पेशल कॉज वेरिएशन होते हैं, बट स्पेशल कॉज वेरिएशन हमेशा अच्छे या बुरे नहीं होते। इट इज टोटली डिपेंड ऑन योर डेटा। अगर आपका एवरेज इतना है और आप जल्दी पहुंच रहे हो तो इट इज गुड। अब अगर आप जनरली आपका एवरेज इतना है पहुंचने का, बट आप लेट पहुंचो, इट इज बैड। बट इट इज हैपन्स ड्यू टू सम स्पेशल कॉज। सो कंक्लूजन क्या है ये वेरिएशन को पढ़ने का? पहला कंक्लूजन ये है कि कॉमन कॉज इज अ स्टेबल कॉज, दैट इज गुड। कॉमन कॉज इज अ प्रेडिक्टेबल, हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि यस मेरे को यहाँ रेड लाइट मिलेगी, यस मेरे डेटा में इतना तो एरर आएगा ही आएगा। बट स्पेशल कॉज क्या है? जिस जो नॉन रैंडम पैटर्न होते हैं, जो इंटरमीडिएट होते हैं, रुक रुक के हमें नहीं पता चलते, वी कांट जज व्हाट इज द स्पेशल कॉज पैटर्न्स। देखिए, स्टेबल प्रोसेस वी ऑलरेडी जज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इट इज टोटली कंसिस्टेंट। बट स्पेशल कॉज में इट इज नॉट कंसिस्टेंट ओवर टाइम, कभी इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है, कभी इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है, कभी ऐसा है, कभी ऐसा है। सो वी कांट जज। देखिए, कंट्रोल लिमिट में और स्पेशल लिमिट हमको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक मैंने पढ़ा कि मुझे मेरे प्रोसेस के बिहेवियर को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जज करना ऑन ओवर वेरिएशंस के ऊपर एक कंट्रोल चार्ट का सिग्निफिकेंस है। बट वो जो कंट्रोल चार्ट है उसमें दो चीजों का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, एक कंट्रोल लिमिट, और एक जो आपने बहुत सुना होगा दैट इज स्पेसिफिकेशन लिमिट। देर इज अ वेरी बिग डिफरेंस इन कंट्रोल लिमिट एंड एंड स्पेसिफिकेशन लिमिट। सो व्हाट इज कंट्रोल लिमिट? कंट्रोल लिमिट वो लिमिट है जो शो करती है आपके एक्चुअल रेंज ऑफ वेरिएशन विद इन अ प्रोसेस। जैसे आपने 100 लोगों को लिया, उनकी हाइट नापी, और हाइट नापने के बाद यू विल डेफिनेटली गेट टू नो कि वो हाइट कितने से कितनी जाएगी, वो हाइट कितने से कितनी वेरी करेगी, क्योंकि आप +-3 सिग्मा का फॉर्मूला लगा देंगे, तो यू विल गेट टू नो। बट एक आपको बोल रखा है कि एक कॉरिडोर है, उसमें सिर्फ और सिर्फ कस्टमर ने बोल रखा है कि यार 5 से 7 फीट के आदमी ही उसके अंदर आने चाहिए। तो जब हम कस्टमर की बात करते हैं तो दैट इज द स्पेसिफिकेशन लिमिट। जब हम प्रोसेस की बात करते हैं दैट इज द कंट्रोल लिमिट। सो व्हाट इज कंट्रोल लिमिट? कंट्रोल लिमिट shows the actual range of variation within a process, what the process is doing, and at the same moment of time specification limit shows the acceptable and common cause variation that will meet the customer requirement. Specification limit shows what the process should do to meet the customer requirement. फॉर एग्जाम्पल, कस्टमर ने बोल दिया, एक ओला का एग्जाम्पल लेते हैं। ओला कहती है कि
मेरी जो कैब है वो 20 मिनट के अंदर पहुंच जाएगी। तो ये क्या है, ये स्पेसिफिकेशन लिमिट्स है कि इससे बाहर नहीं जा सकती। बट क्या वो हमेशा अपनी स्पेसिफिकेशन लिमिट के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे? नहीं। वो अपना डेटा वेरी करेंगे, अपने डेटा को कंट्रोल करेंगे, अपने डेटा को जज करेंगे, और हमेशा कोशिश करेंगे कि वॉट एवर द टाइम जो उन्होंने आपको दिया है, वेदर इट इज 0 to 20, द द ड्राइवर विल कम अक्रॉस टू योर गेट विद इन 20 मिनट्स। सो जब हम उस प्रोसेस को चेक करेंगे तो दैट इज द कंट्रोल लिमिट। जब हम कस्टमर की बात करते हैं तो दैट इज द स्पेसिफिकेशन लिमिट। आप इधर देखो, आप स्पेसिफिकेशन लिमिट के अंदर अगर मैं काम करूंगा तब तो ठीक है, बट अगर स्पेसिफिकेशन लिमिट के बाहर मेरा डेटा चला गया या प्रोसेस का डेटा चला गया, जो मैं डेटा प्लॉट कर रहा हूँ वो डेटा चला गया, तो इसके बाहर जाना तो कस्टमर एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। कस्टमर मुझे किसका पैसा दे रहा है? कि भाई जो मैं आपको डायमेंशन दे रहा हूँ उसके अंदर वो माल मिलाओ, उसके अंदर वो डायमेंशन आनी चाहिए। सेम एग्जाम्पल, जैसे ये आपका यूएसएल है, और ये एलएसएल है। अगर आपकी पार्किंग इसके अंदर आ रही है देन इट इज वेरी गुड। तो इसका मतलब कि आपका जो गैरेज है दैट इज परफेक्टली ओके। बट मान लो कि आपका यूएसएल जो है और जो एलएसएल है, यानी कि जो आपका गैरेज का साइज है वो आपकी गाड़ी के बराबर ही है, तो जब आप गाड़ी पार्क करने जाओगे तो वो इधर भी हिट करेगा, इधर भी हिट करेगा। तो व्हाट डज इट मीन कि अगर कंट्रोल लिमिट, यानी कि इस गाड़ी की विड्थ, इस गाड़ी, ये प्रोसेस ही तो एक तरीके का, इस गाड़ी की विड्थ अगर इस जो गैरेज है इसकी दीवारों की जितनी हुई, तो जब मैं इसको पार्क करूंगा तो मैं चाहे जितना अच्छा ड्राइवर हूँ, मेरे हाथ में वेरिएशन होगा, गाड़ी में वेरिएशन होगा। तो जब मैं उसको अंदर पार्क करूंगा कभी ना कभी वो डिस्प्लेस होगी और वो इस दीवार से लड़ जाएगी। और एक एक्सट्रीम केस, कि मान लो मेरे गैरेज का साइज है छोटा और मैं गाड़ी लेके आ गया हूँ हमर, और मैं उसके अंदर डालने जा रहा हूँ तो डैमेज ही डैमेज है। तो इसीलिए योर प्रोसेस लिमिट इज ऑलवेज लेस और अंदर, किससे? आपके स्पेसिफिकेशन लिमिट से। अगर कस्टमर का स्पेसिफिकेशन लिमिट इतना है तो आपका प्रोसेस लिमिट इतना होना चाहिए, ताकि उसके अंदर क्वेश्चन हो कि वो इससे बाहर भी जाए तो कम से कम स्पेसिफिकेशन लिमिट को टच ना करे। और इसीलिए आप, जब मैं आपको एसपीसी पढ़ाऊंगा तो उसमें एक कंडीशन होती है, सीपी एंड सीपीके जब बराबर हो जाते हैं, यानी कि जब सीपी भी बनो और सीपीके भी बनो, तो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स 100% यूटिलाइजेशन ऑफ द टॉलरेंस। वो ये वाला एग्जांपल होता है। तो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यू हैव टू नो कि व्हाट इज कंट्रोल लिमिट एंड व्हाट इज स्पेसिफिकेशन लिमिट। द स्पेसिफिकेशन लिमिट इज नथिंग, जो आपको आपका कस्टमर देता है दैट इज द स्पेसिफिकेशन लिमिट, बट जो आपके प्रोसेस से डराइव होते हैं दैट इज द आपका कंट्रोल लिमिट। ओके। सो ये, वैसे मैं ये आपको पढ़ा चुका हूँ, मेरी जो बेसिक स्टैटिस्टिक्स की वीडियो थी उसमें ये मैं आपको बता चुका हूँ। मैंने आपको बताया था कि देयर इज अ +3 - सिग्मा रूल, कि जब हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है तो बाय नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अगर कोई डेटा हम लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने 100 डेटा लिया, तो उसमें जो आपका मीन होगा उससे +1 ± 1 सिग्मा जो होगा वो 68% होगा, +- 2 सिग्मा जो होगा वो 95 होगा, और +- 3 सिग्मा जो होगा वो 99.73 होगा। तो जोन 3 के अंदर आपको हमेशा रहना है। जोन बी इज योर वार्निंग जोन, एंड जोन ए इज योर बियॉन्ड द वार्निंग जोन दैट विल invite a defect. So what is zone A? जो बहुत है, zone is a zone from 2 sigma to 3 sigma, the average as well as the below average। क्योंकि यहाँ पे जाने का मतलब, इसको पार करने का मतलब कि कस्टमर आपके आपके जो प्रोडक्ट्स आप बना रहे हो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। सो व्हाट इज द बेस्ट जोन? द बेस्ट जोन इज जोन सी, दिस इज +- 1 सिग्मा। देखिए, जो मैं आपको पीछे बता रहा था कि व्हाट डज इट मीन, मैंने एक मीन लिया, तो दिस इज द नो एक्शन जोन। मैं इसमें क्यों लूंगा? बिकॉज एवरीथिंग इज गोइंग गुड। और जो मैं डेटा प्लॉट कर रहा हूँ, देखो वो पहले पहले वो वार्निंग जोन में है, फिर वो नो एक्शन जोन में आ गया, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो बाहर चला गया। कहाँ? अपर कंट्रोल लिमिट के बाहर। व्हाट डज इट मीन कि मुझे एक्शन लेना है और इस पे काम करना है।
अदरवाइज इस वाले पार्ट को, चाहे मैं कहता हूँ कुछ शाफ्ट बनाता है, उसने पहली शाफ्ट मिली एक्सेप्ट हो गई, दूसरी शाफ्ट बनाई एक्सेप्ट हो गई, तीसरी शाफ्ट बनाई एक्सेप्ट हो गई, चौथी पांचवी शाफ्ट, बट इतनी महंगी शाफ्ट है, और अगर उसका प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रोसेस में अगर कोई वेरिएशन है जिसकी वजह से उसका संतुलन बिगड़ गया, या वो प्रॉब्लम वो बाहर चला गया, आपके लिमिट से बाहर चला गया, तो वो शाफ्ट आपकी रिजेक्ट हो जाएगी। नो वन कैन टेक दैट शाफ्ट, नो वन कैन टेक दैट प्रोडक्ट। इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब भी आप अपने प्रोसेस को डिजाइन करें तो उसमें जो वेरिएशन हो वो कम से कम हो। और इसीलिए हम इस प्रोसेस के बिहेवियर को, क्योंकि देखो वेरिएशन तो आना है, तो प्रोसेस के बिहेवियर को हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम स्टडी करते हैं विद हाउ, विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल चार्ट। कंट्रोल चार्ट टेल्स कि क्या वो मेरे नो एक्शन जोन में है, क्या वो जो मेरा जो प्लॉट जो मेरा मैंने सैंपल पिक किया है वो वार्निंग जोन में है या एक्शन जोन में है, या वो एक्शन जोन को भी पार कर चुका है। सो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस? द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस, द प्रोसेस वेरिएशन, की प्रोसेस वेरिएशन को आइडेंटिफाई करता है एंड आइडेंटिफाई द असाइनेबल कॉजेज, यानी कि कॉमन कॉज है या आपका स्पेशल कॉज है। देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि इट ऑल्सो मॉनिटर द स्टेबिलिटी, क्योंकि मैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब अपने डाटा प्लॉट्स को, अपने प्रोडक्ट जो बनते हैं उनकी टॉलरेंसेस को देखता हूँ, उनके डेटा को देखता हूँ, और वो देखता हूँ कि वो मीन पे चल रहे हैं, तो व्हाट डज इट मीन? दैट मीन्स कि आवर प्रोसेस इज स्टेबल, नथिंग हैपन टू आवर प्रोसेस। डिटरमाइन द रेडीनेस फॉर इम्प्रूवमेंट, बहुत अच्छी चीज़ है ये, कि इससे हम ये भी पता कर सकते हैं कि क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है या नहीं हुआ। एंड डेमोन्स्ट्रेट इम्प्रूव परफॉर्मेंस। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई एक्शन लिया, तो पहले मेरा कंट्रोल चार्ट कैसा था और अब मेरा कंट्रोल चार्ट कैसा है, अगर मैं उसको बना के दिखाऊं तो इट विल डेफिनेटली कि पहले वो स्पेशल कॉज में था, बट अब जब मैंने एक्शन ले लिए तो वो स्पेशल कॉज नहीं है और वो मेंटेन कर रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। सो दिस इज द डेमोन्स्ट्रेट ऑफ इम्प्रूव परफॉर्मेंस। तो कंट्रोल चार्ट इसमें भी यूज आ सकता है कि आपने कोई एक्शन लिया और आप उसको मॉनिटर कर रहे हो, किस पे? आप कंट्रोल चार्ट पे। सो यू विल हैव अ बेटर रिजल्ट, यू हैव अ विजुअल टूल टू रिप्रेजेंट दैट यस इट इज एक्चुअली अ इम्प्रूवमेंट। दोस्तों बट जब ये डाटा प्लॉट होते हैं और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम जब इसकी स्टेबिलिटी को मॉनिटर करते हैं, तो जो पॉइंट्स ऊपर नीचे आते हैं, जो अभी नो एक्शन जोन था, वार्निंग जोन था और एक्शन जोन था, तो जब हम उसमें आते हैं तो हमें वो ट्रेंड्स को पढ़ना बहुत जरूरी है। इसीलिए ओवर अर्लियर शिवॉर्ट ने कुछ एक रूल बनाया था कि जब वही वाला कि अगर 3 सिग्मा से ऊपर कोई पॉइंट आता है तो वो प्रॉब्लमेटिक है। बट जब इसको बाद में अमेरिकन कंपनी वेस्टर्न इलेक्ट्रिक ने ऑप्ट किया, तो उसने अपने 4 रूल नए बनाए। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब स्टैटिस्टिक्स में नेल्सन आए तो उन्होंने इसको 8 पॉइंट्स में कन्वर्ट किया, और आज की डेट में नेल्सन रूल के नाम से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या बताते हैं? ये बताते हैं कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपके जब डेटा में जब प्लॉटिंग होती है तो आपका डेटा कैसा बिहेव कर रहा है, उसके अंदर विद इन वेरिएशन कितना है, बिटवीन वेरिएशन कितना है, और वो किस जोन में है, क्या हमें उस पर एक्शन लेना है या नहीं लेना है, वो सब नेल्सन रूल के थ्रू पता चलता है। और हम उस पे देखिए नेल्सन रूल, मैं आपको, अगर आप डिटेल वीडियो चाहते हो नेल्सन रूल का, तो प्लीज कमेंट में लिखो, आई विल डेफिनेटली गिव यू each rule explanation on my next videos. So Nelson rule is very important to get to know what is the behavior and how our data points are. सो जब नेल्सन रूल से हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हमारे जो प्रोसेस में वेदर इट इज अ स्पेशल कॉज अ कॉमन कॉज, तो हम नंबर ऑफ कंट्रोल चार्ट्स होते हैं, कंट्रोल चार्ट्स को चूज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंट्रोल चार्ट मेजरली 2 टाइप के होते हैं। एक वेरिएबल के लिए बनता है, एक एट्रीब्यूट के लिए बनता है। जैसा डेटा वेरिएबल के लिए होता है और डेटा एट्रीब्यूट के लिए होता है, ऐसे सेम टाइप जब वेरिएबल के लिए होता है तो उसमें 3 तरीके के कंट्रोल चार्ट बनते हैं। बट इंडस्ट्री में ये बहुत गैप है कि लोग सिर्फ एक चार्ट यूज करते हैं, दैट इज एक्स बार आर चार्ट। बट ट्रस्ट मी, मैं इस पर एक डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें मैं हर हर एक चार्ट को छूऊंगा और हर एक चार्ट को एक्सप्लेन करूंगा। बट मोटा मोटा मैं आपको बता दूं कि कंट्रोल चार्ट जो होते हैं
दो तरीके के होते हैं, वेरिएबल चार्ट होता है, एक एट्रीब्यूट चार्ट होता है। वेरिएबल में भी तीन तरीके के चार्ट होते हैं। एक होता है आईएमआर चार्ट, जिसको आप एक्सएमआर भी चार्ट कहते हैं, नीचे देखिए लिखा है और आईएमआर चार्ट। और एक होता है एक्स बार आर चार्ट, एक होता है एक्स बार आर चार्ट। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि कौन सा चार्ट कब पिक करना है। मोटा मोटा अगर मैं आपको बताऊं कि जब भी आपका सैंपल साइज और सब ग्रुप साइज 1 हो तो आपको आईएमआर चार्ट लेना है। फॉर एग्जांपल कि आप विस्कोसिटी नापते हो, आपका कोई पेंट शॉप है, आप उसमें विस्कोसिटी नापते हो, तो आपको एक सैंपल साइज मिलता है। आप विस्कोसिटी नापते हो, एक सैंपल साइज मिलता है, तो यू हैव टू कैलकुलेट दी आईएमआर चार्ट। फॉर एग्जांपल आप प्लेटिंग ले रहे हो, आप किसी की प्लेटिंग एक बार चेक कर रहे हो, तो वेन एवर योर सैंपल साइज इज 1, तो आपको आईएमआर चार्ट बनाना है। आईएमआर चार्ट इज नथिंग, इट इज इंडिविजुअल मूविंग रेंज। मैं इस पर डिटेल वीडियो बनाऊंगा। एक्स बार चार्ट इज, इट इज व्हेन योर सैंपल साइज इट बिटवीन 2 to 10। आइडियली स्टैंडर्ड्स में ये वैसे 2 to 8 तक लिखा है, बट 2 to 10 भी लेते हैं। और इसको जब भी 2 to 10 होगा या 2 to 8 होगा तो यू शुड फॉलो दी एक्स बार आर चार्ट। और अगर वो 8 से ज्यादा है या 10 से ज्यादा है तो योर चार्ट मस्ट बी एक्स बार एस चार्ट। देखिए इसके पीछे ऐसा नहीं है कि बिना लॉजिक के कोई बोल दिया है, क्योंकि जब आपका सैंपल साइज छोटा होता है तो यू कैन कैलकुलेट द रेंज, बट जब आपका सैंपल साइज बड़ा होता है तो यू कैन कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डिविएशन। अगर आपने मेरी स्टैंडर्ड डिविएशन की वीडियो नहीं देखी है, प्लीज जाइए और उसको देखिए। बिकॉज व्हेन यू हैव अ लार्ज डेटा, सो यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट इज स्टैंडर्ड डिविएशन। उसमें रेंज से काम नहीं चलेगा। और सेम अदर हैंड पे एट्रीब्यूट में भी दो तरीके के होते हैं, वन इज डिफेक्ट, अनदर वन इज डिफेक्टिव। तो जब हम डिफेक्ट की बात करते हैं तो वी हैव यू चार्ट एंड सी चार्ट, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट अ डिफेक्टिव, वी हैव अ पी चार्ट एंड एनपी चार्ट। दोस्तों मैं इस पे एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। मैं चाहूंगा कि मैं इस पे ये 3 चार्ट और ये 4 चार्ट, टोटल 7 चार्ट, इस पे मैं इंडिविजुअल बताऊं। मैं आपको ये भी बताऊं कि ये एक्सेल में बनते कैसे हैं एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दीज चार्ट, इनको पढ़ते कैसे हैं। उसके लिए आपको कमेंट में लिखना पड़ेगा कि आप सबसे पहले कौन सा चार्ट चाहते हैं। अदरवाइज मैं अपनी ट्रेल में वीडियोज में 100% चीज़ों को लेकर आऊंगा, और आपका सपोर्ट मुझे इसमें चाहिए। अगर स्टिल आपका कोई क्वेश्चन हो रिगार्डिंग द कंट्रोल चार्ट, सो यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, एंड थैंक यू वॉचिंग माय फुल वीडियो। थैंक यू।